नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अध्ययन एकेडमी पर स्वागत है। दोस्तों, किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए करंट अफेयर्स का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। तो यदि हम करंट अफेयर्स के एक एक बिंदुओं को और उससे जुड़े एक एक तथ्य को सही से ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसको याद रखें, तो निश्चित तौर पर हमें अपने परीक्षा में सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन हम लोग करंट अफेयर्स के नाम पर टू दी पॉइंट वन लाइनर्स फैक्चुअल्स की स्टडी करते हैं, लेकिन यदि हम एक बड़े एग्जाम, एक आईएएस पीसीएस या पीसीएचए जैसे परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमें उस घटनाक्रम से जुड़े सभी तथ्यों को बहुत ध्यानपूर्वक जानने समझने की जरूरत होती है। इसीलिए अध्ययन आईएएस एकेडमी आप सभी के समक्ष हर एक घटनाक्रम का डिटेल और विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने जा रहा है। तो आइए हम आज 16 अक्टूबर से संबंधित कुछ घटनाक्रमों पर एक नज़र डाल लेते हैं। हमारा पहला घटनाक्रम है 18th इंडिया वियतनाम ज्वाइंट कमीशन। 18वां वियतनाम ज्वाइंट कमीशन। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar co-chaired the meeting of the 18th India-Vietnam Joint Commission in Hanoi। और इस ज्वाइंट कमीशन में जो कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होगी वो ये हैं: कोऑपरेशन इन पॉलिटिकल, डिफेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, जुडिशियल और ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चरल डोमेन्स। ये इतने मुद्दे हैं, इतने पॉइंट्स हैं, इतने क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों पर 18th ज्वाइंट कमीशन में हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर चर्चा करेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर also jointly unveiled the commemorative stamp celebrating 50 years of the establishment of diplomatic ties between India and Vietnam with his counterpart. He said that the stamp depicting Kalari, Paitu and Vinam capture the shared affinity for the sport and they celebrate the strong culture, social, people to people link between two countries। तो कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु 18th ज्वाइंट कमीशन से संबंधित उसमें और भी क्या साइड वर्क हुए। ही हैड इनॉग्रेटेड द बस्ट ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इन बैकनी, वियतनाम on Sunday। He is also scheduled to meet member of the Indian community and unveil a bust of Mahatma Gandhi in Ho Chi Minh City। These are the एंड यू नो दैट, हम सभी को पता है कि वियतनाम हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उस एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। India's relations with Vietnam are marked by growing economic and commercial engagement। India is now among the top 10 trading partner of Vietnam। इंडिया जो है वियतनाम से ट्रेडिंग में का एक टॉप 10 पार्टनर्स में आता है। Vietnam is an important regional partner in Southeast Asia। India and Vietnam closely cooperate in various regional forums such as ASEAN, East Asia Summit, मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन, एशिया यूरोप मीटिंग, बिसाइड यूएन एंड डब्ल्यूटीओ। मतलब डब्ल्यूटीओ और यूएन में तो है ही, इसके साथ ही ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संगठन हैं जिसमें ये एक्टिवली रोल प्ले करता है। जैसा कि हमने बताया आपको, एशियान है, ईस्ट एशिया समिट है, मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन है इत्यादि। आज का हमारा दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ऑटोनॉमी ऑफ वुमेन टू अबॉर्ट द लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स। एक्चुअली क्या है, ये अबॉर्शन से रिलेटेड आर्टिकल है जिसका हमारे आईएएस के सिलेबस जनरल स्टडीज 2 में बहुत
बड़ा रोल है, और ये जो टॉपिक है ये पॉलिटी और गवर्नेंस के अंडर आता है। जैसे ये एक्चुअली हम इस पे बात क्यों करना चाहते हैं, इस पे हम चर्चा क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि रिसेंटली ये अभी जो है न्यूज़ में रहा है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट इज हियरिंग अ मैरिड वीमेंस रिक्वेस्ट टू एंड हर 26 वीक प्रेगनेंसी। सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है जिसमें एक महिला चाहती है कि उसके 26 सप्ताह की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाए, रिक्वेस्ट करने के लिए। So this case has traveled to different benches of the SC Supreme Court, raising crucial questions on the decisional autonomy of women to abort and the legislative frameworks. तो इसमें जो है लॉ ऑन एबॉर्शन इन इंडिया, जैसे कि भारत में एबॉर्शन से रिलेटेड जो कानून है वो कौन कौन से हैं, अगर हम उसकी बात करें, बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ द एमटीपी एक्ट इन 1971, जब तक एमटीपी एक्ट 1971 नहीं लागू हुआ था, तब तब तक द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वाज गवर्न्ड बाय इंडियन पीनल कोड। तब तक जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को भारतीय दंड संहिता से देखा जाता था, के अनुसार के अंडर कवर होता था। लेकिन जब 1971 में एमटीपी एक्ट लागू हो गया पार्लियामेंट के द्वारा, और इसको हेल्थ मेजर्स पे रखा गया और ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड भी इसका रहा, एंड कई सारे और डिस्क्रिमिनेशंस है, अबॉर्शन सर्टेन डिफाइंड सर्कमस्टांसेस है, अंडर सुपरविजन ऑफ द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो ये बताया गया कि भाई 1971 में जो ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो लागू हुआ, इसमें कई सारे बैकग्राउंड्स हैं, उन बैकग्राउंड्स के बिहाफ पर कोई भी मेडिकली जो है प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है। तो वो बैकग्राउंड जैसे था आपका हेल्थ था, ह्यूमैनिटेरियन था, ठीक है, और डिस्क्रिमिनेशन था, ये सब सारी सारी चीज़ें थी। और ऐसे आप मेडिकल प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते, यू जस्ट अंडर द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो अच्छा, नीड ऑफ अमेंडमेंट्स, हमें संशोधन की क्यों आवश्यकता है। 1971 1971 law failed to meet the need of the changing time and advancement in medical sciences as several bills, including rape survivors, mentally incapacitated, and women undergoing unwanted pregnancy due to the contraceptive failures, started approaching courts to seek approval for terminating their pregnancy beyond the prescribed gestal period of 20 weeks। तो जैसे बहुत पहले था 20 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी को आप टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन क्या हुआ कि कई सारी कंडीशंस हुई, जैसे कि साइंस का एडवांसमेंट हुआ और भी चीज़ें हुई, तो उसमें कुछ अनवांटेड प्रेगनेंसीज थी, कुछ रेप सर्वाइवर से, तो इसलिए जो है 1971 के एक्ट को में संशोधन करने की जरूरत पड़ी। तो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 आया, उससे कुछ पॉइंट्स इस प्रकार है। इट हैड इंट्रोड्यूस्ड द की चेंज इन सेक्शन 3 बाय एक्सटेंडिंग द अपर लिमिट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी फ्रॉम 20 टू 24 वीक्स। तो इसमें सेक्शन 3 में संशोधन कर दिया गया, और उस संशोधन के तहत ये बताया गया, कहा गया कि 20 सप्ताह से बढ़ा करके हम अपर लिमिट जो है वो 24 सप्ताह की हो गई है। इट अलाउ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन 3 स्टेज, ये 3 स्टेज में प्रेगनेंसी को अलाउ करता है। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 20 वीक्स इज अलाउड ऑन द एडवाइस ऑफ वन डॉक्टर। जैसे अगर 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी है किसी को, वो एक डॉक्टर की सलाह पे उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। If the pregnancy is 20 to 24 weeks, the right to seek abortion is determined by 2 registered medical practitioners। अगर प्रेगनेंसी 20 से 24 सप्ताह की हो गई है, तो जो है ये 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स से एडवाइस लेने के बाद ऐसा हो सकता है। ओनली अंडर सर्टेन कैटेगरीज, कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं तो ऐसे कंडीशंस इसमें ऐसा किया जा सकता है। आफ्टर 24 वीक्स, अगर 24 सप्ताह से भी ज्यादा हो गया है, मेडिकल बोर्ड मस्ट बी सेटअप। अगर 24 सप्ताह की से ज्यादा की प्रेगनेंसी है तो मेडिकल बोर्ड एक सेटअप किया जाना चाहिए, विच में अलाउ और डिनाई टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जो अलाउ और डिनाई कुछ भी कर सकता है दोनों में से, ओनली इफ देयर इज ए सब्सटेंशियल फीटस एबनॉर्मेलिटीज। अगर बच्चे में, गर्भस्थ शिशु में कोई
मेडिकल समस्याएं हैं तो वो उसको अलाउ या डिनाई दोनों कर सकता है। सेक्शन 416 ऑफ सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो सेक्शन 416 है वो भी जो है इसके पोस्टपोनमेंट को प्रोवाइड करता है द डेथ सेंटेंस अवॉर्डेड टू द प्रेग्नेंट वुमेन। इसमें अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसके मृत्युदंड को टाला जा सकता है कुछ समय के लिए, तो पोस्टपोन किया जा सकता है। ये हमारे जो सीआरपीसी सेक्शन 416 उसमें इसका वर्णन किया गया है डिटेल में। जो विधि के छात्र हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जानते और समझते हैं। तो इसमें इस मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी में कोर्ट का क्या नज़रिया है, कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, उसके बारे में अगर देखें तो द लैंडमार्क 1973 यूएस सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इन रो एंड वेड दैट मेड अबॉर्शन a constitutional right allow abortion up to the point of fetal viability, that is time after which a fetus can survive outside the womb। तो उसमें जो है 1973 में सुप्रीम कोर्ट था यूएस का, उसने फैसला दिया और कहा कि ये एक जो संवैधानिक अधिकार है और उसको अबॉर्ट किया जा सकता है अगर उस कंडीशन में भी अगर वो गर्भ के बाहर बच्चा सरवाइव कर सकता है या नहीं। तो fetal viability in 1973 was pegged at 28 weeks 7 months, which is now with the scientific advancement lower at 23-24 weeks। अब विज्ञान 28 सप्ताह था, अब वो 23 से 24 सप्ताह कर दिया गया है क्योंकि विज्ञान बहुत एडवांस हो चुका है। 2005 इन 2005 राजस्थान हाई कोर्ट 2005 राजस्थान हाई कोर्ट in Nand Kishore Sharma versus Union of India rejected a challenge to the constitutional validity of the MTP Act on the ground that it violates the fundamental right to life of an unborn child। 2005 में राजस्थान हाई कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट को की वैलिडिटी को खत्म कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, कहा कि यह जो है अजन्मे बच्चे के जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, मतलब ये अनबॉर्न चाइल्ड के फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। In 2022, the Supreme Court ruled that single and unmarried women with a pregnancies between 20 to 24 weeks are entitled to access the same safe and legal abortion care as married women। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 20 से 24 सप्ताह की अगर प्रेगनेंसी है किसी भी सिंगल या अविवाहित महिला की तो वो उसी तरीके से उसको अबॉर्शन करवा सकती है जैसे एक विवाहित महिला करवा सकती है। There are also instances in which court has overruled the decision of the medical board to allow termination। इसमें कुछ ऐसे भी डिसीजन हुए जिसमें उसने मेडिकल बोर्ड के डिसीजन को ओवररूल कर दिया। गवर्नमेंट स्टैंड क्या है इस पे, सरकार का क्या कहना है। The Union of India stepped in the emphasis that reproductive rights are subject to legal regime and that a mother's right cannot be allowed an absolute march over the unborn child's right to life, when the state was obligated and willing to provide all possible medical, psychological and social assistance including adoptions। तो सरकार का कहना ये है कि रिप्रोडक्टिव राइट्स जो है वो मदर्स का राइट है, ना कि वो एब्सोल्यूट राइट है जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ उसके जीवन का अधिकार है। ये एक पूर्ण महिला का अधिकार है कि वो उसको मतलब इस दुनिया में लाना चाहती है या नहीं। तो इसके लिए जो है अगर वो ऐसा है तो उसके लिए कई सारी कंडीशंस होंगी, अगर ये सारे असिस्टेंस मिलते हैं उसको तो वो उसको आगे प्रोसीड किया जा सकता है, जैसे ऑब्लिगेशन टू विलिंग टू प्रोवाइड ऑल पॉसिबल मेडिकल फैसिलिटी हो, साइकोलॉजिकल हो, सोशल सहायता हो, बहुत सारी चीज़ें। तो चैलेंजेस क्या है इन इंडिया, बिसाइड द patriarchal mindset and social stigma, unmarried and the single women face greater hurdles to exercising a right over their bodies। क्योंकि भारत में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो उस तरीके से लोगों को बहुत समस्याएं और सामाजिक प्रताड़नाओं इन सबका सामना करना पड़ता है, तो ये इसका चैलेंज है। Many women are forced to go a quack when they are unwanted pregnancies। कुछ महिलाएं होती हैं जो झोला छाप डॉक्टर सबके पास पहुंच जाती हैं। Unsafe abortion are leading cause of maternal mortality। अगर abortion अनसेफ हो जाता है, प्रॉब्लम होती है तो उसमें माँ की डेथ भी हो सकती है। द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5/2019 का कहना है कि फिजिकल और सेक्सुअल ऑफेंसेस महिला
एज ग्रुप जो जिन महिलाओं की एज 18 से 49 ईयर्स की है, वो लगभग उनके बीच में ये ऑफेंसेज जो फिजिकल और सेक्सुअल का 29.3% है। द इंडियन लीगल फ्रेमवर्क ऑन reproductive rights still to side of the women's autonomy to decide a close choose more than toward the right to of unborn child. तो सजेशन एंड वे फॉरवर्डेड, इसमें वी मस्ट आल्सो थिंक ऑफ द राइट ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। हमें अजन्मे बच्चे के राइट के बारे में सोचना चाहिए, और उसमें साथ साथ उस वीमेंस की ऑटोनमी ऑफ इम्पोर्टेंस है, वहाँ पे भी वीमेंस हैव द राइट अंडर आर्टिकल 21, बट इक्वली वी मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ द फेज दैट वॉट एवर इज डन विल अफेक्ट द राइट ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। हम क्या करते हैं वो भी एक अजन्मे बच्चे के अधिकार को प्रभावित करता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये इसलिए अभी लीगल टसल में है। तो ये हमारा आज का दो महत्वपूर्ण अफेयर्स था, और मैं आशा करता हूँ कि यदि आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन समझ आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक से सब्सक्रिप्शन से ही अध्ययन एकेडमी का मनोबल बढ़ेगा, और वो और भी बेहतर तरीके से आप सभी के समक्ष एक करंट अफेयर्स प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।